कोल्ड वार पार्ट 3 में आज हम वियतनाम और अफ़गानिस्तान की समस्याओं का अध्ययन करेंगे। शीत युद्ध की अवधि के अंतर्गत उत्पन्न हुई समस्याओं की श्रृंखला के अंतर्गत आज के इस लेक्चर में हम वियतनाम और अफ़गानिस्तान की समस्याओं का अध्ययन करेंगे। वियतनाम द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व हिंद चीन के नाम से जाना जाता था और इस हिंद चीन के 5 भाग थे: कोचीन चीन, अन्नाम, टोंकिंग, लाओस और कंबोडिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब 1945 में जापानियों ने फ्रांस को हरा करके हिंद चीन को स्वाधीन कर दिया और वियतनामी लोगों को सत्ता सौंप दी, तो उसके बाद कोचीन चीन, अन्नाम और टोंकिंग को मिला करके वियतनाम गणराज्य की स्थापना कर दी गई थी, जिसकी राजधानी हनोई रखी गई थी। वियतनाम का विगत इतिहास हम देखें द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व का, तो वियतनाम 1850 से 60 के दशक में फ्रांस के नियंत्रण में था, फ्रांस के औपनिवेशिक नियंत्रण में था और इस समय हिंद चीन कहलाता था। शताब्दियों तक न केवल फ्रांस का नियंत्रण रहा बल्कि 1939 में चीन के नियंत्रण में भी रहा। उसके बाद 1940 से 1945 तक ये जापानी नियंत्रण में रहा और सेकेंड वर्ल्ड वार में जापान के पराजय के बाद और फ्रांस पराजय के बाद वियतनाम की समस्या अलग रूप में उभर करके आई और वियतनाम के लोगों ने फ्रांस और जर्मनी के विरुद्ध आंदोलन करना शुरू कर दिया एवं हो ची मिन्ह के नेतृत्व में वहाँ के लोगों ने वियतनाम को स्वतंत्र घोषित कर दिया। लेकिन फ्रांस ने पुनः वियतनाम पर आधिपत्य स्थापित कर लिया और 1946 से लेकर के 1954 तक वियतनाम और फ्रांस में संघर्ष की स्थिति रही। अंततः फ्रांस की पराजय हुई और जेनेवा समझौता हुआ और इस जेनेवा समझौता के तहत लाओस और कंबोडिया को स्वतंत्र कर दिया गया एवं वियतनाम का भी विभाजन कर दिया गया 17वीं अक्षांश रेखा पर। तो इस प्रकार से वियतनाम की जो स्थिति है वो फ्रांस, जापान और चीन के नियंत्रण में रही और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फ्रांस से संघर्ष रहा उसका और उसके बाद वो 17वीं अक्षांश रेखा पर उसको विभाजित कर दिया गया। 17वीं अक्षांश रेखा पर उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम 2 क्षेत्र अस्तित्व में आए और उत्तरी वियतनाम पर सोवियत संघ और दक्षिणी वियतनाम पर यूएसए का प्रभुत्व स्थापित रहा। ये इनके प्रभुत्व क्षेत्र में रहे। दक्षिणी वियतनाम को साम्यवादी प्रभाव में जाने से रोकने के लिए अमेरिका के सहयोग से और अमेरिका के प्रेशर से उत्तरी वियतनाम ने दक्षिणी वियतनाम, लाओस और कंबोडिया पर बमबारी शुरू कर दी और इस प्रकार जो युद्ध शुरू हुआ वो 1955 से लेकर के 1975 तक चला और इसके अंतर्गत अमेरिका की सक्रिय भागीदारी रही साम्यवाद के प्रभाव को रोकने के लिए, क्योंकि यहाँ पर साम्यवादी प्रभाव स्थापित था। उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन्ह की सरकार थी जो पूरी तरह से साम्यवादी समर्थक था। दूसरी तरफ दक्षिणी वियतनाम में भी वियत कोंग नाम की जो संस्था थी वो वहाँ पर साम्यवादी प्रभाव को संचालित कर रही थी और अमेरिका नहीं चाहता था कि वियत कांग वहाँ पर दक्षिणी वियतनाम में साम्यवादी प्रभाव को स्थापित करे। तो इस प्रकार से लंबा युद्ध चला और दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों में अमेरिका की दिलचस्पी इसीलिए हिंद चीन के देशों में रही क्योंकि वो कंबोडिया, लाओस और वियतनाम को साम्यवादी प्रभाव में जाने से रोकना चाहते थे और इसके अंतर्गत लगभग 5 दशक तक सफल भी रहे कि वहाँ पर जापान और अमेरिका का वर्चस्व रहा। यद्यपि युद्ध की स्थिति रही और अमेरिका उस युद्ध को लंबे समय तक नहीं जीत पाया और अंततः उसको वहाँ से हटना पड़ा। 1952 में अमेरिका के अंतर्गत डोमिनो सिद्धांत, साम्यवाद को रोकने के लिए डोमिनो सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था और ये 1949 में चीन में साम्यवादी क्रांति के बाद जॉन फॉस्टर डलेस ने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार वो दक्षिणी पूर्वी एशिया के कोई भी राष्ट्र को साम्यवादी प्रभाव में जाने से रोकने के लिए सिद्धांत की स्थापना की गई थी
कि अगर वहाँ पर कोई एक देश साम्यवादी होता है तो उसका प्रभाव दूसरे राष्ट्रों पर भी पड़ेगा और एक एक करके वो साम्यवाद के शिकार होते जाएंगे। तो इस प्रकार इस डोमिनो सिद्धांत का उद्देश्य था कि उपनिवेशों को अर्थात अमेरिका का प्रभाव जहाँ जहाँ था, अगर वहाँ पर कोई साम्यवादी प्रभाव स्थापित होता है तो उसको रोकना। इसके लिए अमेरिका ने सीएटओ की भी स्थापना की, सीएटओ संगठन की स्थापना की। लेकिन अमेरिका वियतनाम की समस्या में ऐसा उलझा कि वो विश्व जनमत में भी उसकी कटु आलोचना हुई, क्योंकि जिस प्रकार से युद्ध अमेरिका के द्वारा किया जा रहा था उसके कारण अमेरिका की आलोचना हुई। वियतनाम युद्ध अमेरिकी इतिहास में पहला युद्ध है जिसमें अमेरिका भाग लेने के बाद इसको जीत नहीं सका। और इस प्रकार अमेरिका का जो डोमिनो सिद्धांत था वियतनाम के अंतर्गत पूरी तरह से विफल रहा। वियतनाम में अमेरिका की जो युद्ध की सी स्थिति थी, दक्षिणी वियतनाम को उत्तरी वियतनाम के साम्यवादी प्रभाव से रोकने और दक्षिणी वियतनाम में किसी भी प्रकार के साम्यवाद के प्रवेश को रोकने के लिए जो युद्ध होता रहा उसको रोकने में अमेरिका असफल रहा। निक्सन पर दबाव पड़ने लगा कि अमेरिकी सेनाओं को वहाँ से हटा दिया जाए और वहाँ पर उसको दक्षिणी वियतनाम को वहाँ पर अमेरिका की जो सेनाएं वहाँ से हटा दी जाएं। 1975 में इस प्रकार अमेरिका ने वहाँ से हटना शुरू किया, क्योंकि लंबे समय तक वो उसके अंतर्गत संघर्षरत रहा और काफ़ी उनको अपने सैनिकों की और अपने आर्थिक रूप से उसको क्षति हुई। और 1975 में उत्तरी वियतनाम ने दक्षिणी वियतनाम को अपने अधिकार में ले लिया और वहाँ पर साम्यवादी सरकार बनी। और इसी तरह से लाओस और कंबोडिया में भी साम्यवादी सरकारें बनी। तो इस प्रकार से वियतनाम की ये समस्या शीत युद्ध की अवधि के अंतर्गत उत्पन्न हुई और जिसके अंतर्गत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वियतनाम को 2 भागों में विभाजित किया गया। और विभाजित वियतनाम में एक भाग पर साम्यवादी प्रभाव तो दूसरे भाग पर पूंजीवादी प्रभाव, यानी एक भाग पर सोवियत संघ का उत्तरी वियतनाम पर सोवियत संघ का प्रभाव और दक्षिणी वियतनाम पर अमेरिका का प्रभाव स्थापित रहा। 1975 में सैगोन पर साम्यवादियों का कब्जा हो गया, जो कि दक्षिणी वियतनाम का क्षेत्र था, और बाद में इस शहर का नाम हो ची मिन्ह रख दिया गया। तो इस प्रकार हमने देखा कि वियतनाम की जो समस्या थी वो अमेरिका के लिए बहुत ही संकट का कारण बनी और इसने अमेरिका की सम्मान और छवि को नुकसान पहुंचाया और अंततः अमेरिका को वहाँ से हटना पड़ा। इसके बाद हम अफ़गानिस्तान की समस्या का अध्ययन करेंगे। अफ़गानिस्तान दक्षिणी एशिया का एक ऐसा राष्ट्र है। अफ़गानिस्तान में भी जब वहाँ साम्यवादी प्रभाव स्थापित हुआ तो ये शीत युद्ध के अंतर्गत शीत युद्ध की प्रमुख समस्याओं से एक समस्या के रूप में उभर करके आया। 19वीं शताब्दी में अफ़गानिस्तान में साम्राज्यवादी ब्रिटेन और जनवादी रूस का प्रभाव था और इसके अंतर्गत 3 एंग्लो अफ़गान युद्ध भी लड़े गए, लेकिन इन तीनों एंग्लो अफ़गान युद्धों का कोई निर्णायक परिणाम नहीं निकला। 1893 में ब्रिटेन ने एक अशासकीय कार्यालय ड्यूरन लाइन की स्थापना की और उसके बाद 1919 में ब्रिटेन ने अफ़गानिस्तान को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान कर दी। अफ़गानिस्तान की जो समस्या है वो शुरू होती है 1978 में। 1978 में अफ़गानिस्तान में जब साम्यवादी हस्तक्षेप होता है, सोवियत संघ का हस्तक्षेप होता है, तो इसने 30 वर्षों से चले आ रहे भू राजनीतिक संतुलन को अस्त व्यस्त कर दिया। और जैसे ही अफ़गानिस्तान पर सोवियत हस्तक्षेप होता है, अमेरिका इसकी कटु आलोचना करता है और साथ ही अमेरिका चीन से और पाकिस्तान से गठबंधन स्थापित कर लेता है। और अमेरिका की नीति इस समय ये रहती है कि वो चीन और अमेरिका को सशक्त करके अफ़गानिस्तान में अपने प्रभाव को बढ़ाए। इसके लिए अमेरिका ने पाकिस्तान को भरपूर सैनिक सहायता दी और उसको सैन्य संपन्न किया, जिसका नुकसान भारत को भी उठाना पड़ा, क्योंकि 1965 और 71 की जो भारत पाक लड़ाई थी उसमें पाकिस्तान ने समस्त अमेरिकी सैन्य सामग्री के माध्यम से युद्ध लड़ा था। और इस तरह से ये युद्ध
ये शीत युद्ध भारत के दरवाजे तक भी आ गया था। 1978 में अफ़गानिस्तान में ये सब समस्याएं उत्पन्न हुई इसलिए कि अब 1978 में अफ़गानिस्तान में क्रांति हुई और वहाँ पर अमीन के नेतृत्व में सरकार बनी, नूर मोहम्मद राष्ट्रपति बने। और यहाँ पे जब इस तरह की व्यवस्था स्थापित हुई तो वहाँ मार्क्सवाद लेनिनवाद के नाम पर क्रूर हिंसक कार्यवाही होने लगी और इसके कारण सोवियत संघ ने वहाँ पर सैन्य हस्तक्षेप किया और वहाँ पर सैन्य हस्तक्षेप करके बबराक करमाल की सरकार को वहाँ पर स्थापित कर दिया। इसका अमेरिका के द्वारा तीव्र विरोध हुआ और अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद से, पाकिस्तान की अप्रत्यक्ष सहायता लेकर के अफ़गानिस्तान में सैन्य आपूर्ति बढ़ा दी और इस तरह से ये अफ़गानिस्तान का जो क्षेत्र था सोवियत संघ और अमेरिका की संघर्ष का कारण बन गया और शीत युद्ध का आरंभ हो गया। और इसके कारण सोवियत संघ ने जो सैन्य हस्तक्षेप करके बबराक करमाल की सरकार स्थापित की, उसके कारण अमेरिका ने सोवियत संघ के विरोध में साल्ट वार्ताएं रोक दी। ओलंपिक खेलों का जो कि मास्को में होने वाले थे उनका बहिष्कार कर दिया। हिंद महासागर में सैन्य अड्डे बनाने शुरू कर दिए। दियागो गार्सिया में जो सैन्य अड्डों पर प्रभाव बढ़ा था, जो सैनिक अड्डे बनाए गए थे वो इसी समय बनाए गए थे और खाड़ी क्षेत्रों में भी सेना बढ़ा दी। उसके बाद इस तरह से इन दोनों महाशक्तियों का संघर्ष इस क्षेत्र में चला। लेकिन 1986 में बबरक करमाल का इस्तीफा और नजीबुल्लाह राष्ट्रपति बने और इस तरह से आंतरिक उनकी जो स्थितियां थी उसमें संघर्ष और परिवर्तन हो रहा था। उधर सोवियत संघ के अंतर्गत भी व्यवस्था परिवर्तन हो रहा था और वहाँ की नीतियों में परिवर्तन हो रहा था। और उसके बाद 1988 में जब मिखाइल गोरबाचोव द्वारा अफ़गानिस्तान से सोवियत सेनाओं की वापसी की घोषणा कर दी तो अफ़गानिस्तान के अंतर्गत शक्ति शून्यता की स्थिति उत्पन्न होने लगी। क्योंकि सोवियत संघ के अंतर्गत भी मिखाइल गोरबाचोव ने पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट की नीतियों के फलस्वरूप वहाँ पर आर्थिक खुलापन और व्यवस्था परिवर्तन की शुरुआत कर दी थी। इस तरह से उस प्रभाव के कारण पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ का प्रभाव घट रहा था, साथ ही अन्य क्षेत्रों में भी जहाँ पर साम्यवादी प्रभाव था और सोवियत संघ के माध्यम से वहाँ पर साम्यवादी व्यवस्थाएं स्थापित हो रही थी, वो धीरे धीरे उनके प्रभाव से निकलने लगी। और अफ़गानिस्तान में भी जब सोवियत संघ ने अपनी सेनाओं को हटाने का निर्णय ले लिया तो वहाँ पर भी अफ़गानिस्तान में भी साम्यवादी प्रभाव घटा। लेकिन अफ़गानिस्तान के अंतर्गत अनेक गुटों का अस्तित्व रहा और समय समय पर वो अपनी शक्ति बढ़ाते रहे और वहाँ पर अनेक नियंत्रण क्षेत्रों में अफ़गानिस्तान विभाजित रहा और इन नियंत्रण क्षेत्रों को विकसित करने में, उनको सहयोग देने में और उनको पनपाने में पाकिस्तान, सऊदी और अमेरिका का पूरा समर्थन और सहयोग रहा। और इसकी वजह से वहाँ पर विभिन्न प्रकार के आतंकवादी संगठन भी पनप गए और उन्होंने विश्व शांति को खतरा उत्पन्न किया। जैसे तालिबान और अलकायदा जैसे संगठन पनपे और वो आतंकवादी गतिविधियों के गढ़ बन गए और पाकिस्तान ने इन आतंकवादी गढ़ों को भरपूर सहायता दी और इनको पनपने में सहयोग दिया। और इसी के कारण 9/11 का अमेरिका में हमला हुआ और उसके बाद अमेरिका ने 2 मई 2011 में एबटाबाद पाकिस्तान में आकर के ओसामा बिन लादेन को मार गिराया और अमेरिका ने इस बात को कभी भी स्वीकार नहीं किया कि उसके क्षेत्र में आकर के कोई उसको चुनौती दे। तो इस प्रकार जिस अफ़गानिस्तान में अमेरिका अपना सहयोग स्थापित रख रहा था और उनको सक्रिय सहयोग पाकिस्तान के माध्यम से दे रहा था, जब वही उसके लिए खतरे की घंटी बनी तो उसको समाप्त करने में भी देरी नहीं की। लेकिन अफ़गानिस्तान में आज भी शांति नहीं है, स्थिर सरकार नहीं है। अमेरिका वहाँ से अपनी सेनाओं को धीरे धीरे हटा रहा है, लेकिन इसके कारण स्थितियाँ और ख़राब हो सकती हैं और वहाँ पर जो शक्ति शून्यता उत्पन्न होगी वो किस तरह से भरी जाएगी, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही जो गुट हैं वो अलग अलग गुट हैं और वो अपनी अपनी शक्तियों को, अपने अपने वर्चस्व को दिखाने के लिए सक्रिय रहते हैं और पाकिस्तान के हस्तक्षेप ने भी वहाँ पर स्थितियों को बिगाड़ा है। तो अफ़गानिस्तान में एक शांतिपूर्ण और एक स्थिर सरकार स्थापित होगी, उसके लिए वहाँ पे अभी परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं हैं, लेकिन फिर भी आशा की जा सकती है कि भविष्य में वहाँ पर एक स्थिर और शांतिपूर्ण सरकार स्थापित होगी। धन्यवाद। तो इस प्रकार आज के इस लेक्चर में हमने
अफगानिस्तान और वियतनाम की समस्याओं का अध्ययन किया। धन्यवाद।